हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप। प्रीवियस हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कंप्लीट कर लिया है और इससे प्रीवियस सीरीज हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की थी, वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमारा पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप को हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप। 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर कोई ओरल या रिटन एग्रीमेंट करते हैं और किसी बिजनेस को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, उसी को ही हम पार्टनरशिप कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में जॉइन टुगेदर एंड टू शेयर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं और लायबिलिटी को डिवाइड करते हैं, जो जो उनकी लायबिलिटी है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करना और बिजनेस सबके द्वारा या फिर किसी एक के द्वारा सबके लिए काम करना पार्टनरशिप कहलाती है। अब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यानी कि एक एग्रीमेंट बनता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसके तहत ही काम किया जाता है। तो बिजनेस में जो एग्रीमेंट होता है उसके द्वारा ही पार्टनर्स काम करते हैं। एंड जो व्यक्ति कंपिटेंट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, यानी कि माइनर, तो माइनर कैन नॉट बी पार्टनर। माइनर एक एक्टिव पार्टनर नहीं हो सकता है। अगर बात करें प्लुरलिटी ऑफ द पर्सन, यानी कि 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, एक अकेला व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग ही पार्टनरशिप कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, पार्टनरशिप में किसी पार्टिकुलर बिजनेस का होना ज़रूरी है। अगर जहाँ बिजनेस नहीं है वहाँ पे पार्टनरशिप नहीं होती है। तो पार्टनरशिप अगर देखा जाए तो एक क्लब या चैरिटी या एसोसिएशन नहीं होती है। ये बिजनेस के तहत मतलब सेटअप की जाती है। प्रॉफिट जनरेशन इसका काम होता है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी लॉफुल एक्ट को करने के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। कोई चैरिटी, क्लब, पार्टनरशिप, एसोसिएशन नहीं हो सकती है। तो पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस है। पार्टनरशिप एक बिजनेस है जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए हम साथ में 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में काम करते हैं। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल एंड वन या मोर एक्टिंग पार्टनर बिहाफ ऑफ द अदर। एक व्यक्ति दूसरों के बिहाफ पे काम कर सकता है या अदर व्यक्ति उस व्यक्ति के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए यहाँ पे काम होता है। म्यूचुअल एजेंसी है, या तो बिजनेस सबके द्वारा चलाया जा सकता है या किसी एक या 2 लोगों के द्वारा चलाया जा सकता है। एक व्यक्ति दूसरे के बिहाफ के लिए एक्टिंग कर सकता है। एक्टिंग का मतलब है काम कर सकता है। सो एज ए एजेंट अगर बात करें तो एक पार्टनर दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसी को यहाँ पे एजेंट बोला गया है कि जब भी बिजनेस की डीलिंग होगी तो एक पार्टनर कर सकता है और वो दूसरे को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। और एज ए प्रिंसिपल जो है वो सारे के सारे पार्टनर उस एक्ट के लिए बॉन्ड होंगे। माना 2 पार्टनर हैं और एक डील करके आता है, तो वो दोनों नहीं जाते हैं डील करने के लिए। ए और बी पार्टनर है, ए डील करने के लिए जा रहा है, तो अगर उस डील के कारण कोई भी लायबिलिटी अराइज हो रही है तो बी भी उसके लिए लायबल होगा। ऐसा नहीं है कि ए ही लायबल होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सो एवरी पार्टनर की लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। द पार्टनर इज बोथ जॉइंटली एज वेल एज इंडिविजुअली लायबल टू द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फर्म। पार्टनर एक या एक से ज़्यादा जॉइंटली भी लायबल हो सकते हैं या अकेला व्यक्ति भी लायबल हो सकता है। बट यहाँ पे डिपेंड होता है कि इसकी जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड रहेगी। फर्म की लायबिलिटी के बाद उसकी पर्सनल लायबिलिटी से भी जो है वो अमाउंट पे किया जा सकता है। 3 फैक्टर हैं जहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी डिपेंड करती है। पहला है म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, म्यूचुअल सुपरविजन के ऊपर एंड कंट्रोल के ऊपर, एंड कंट्रोल वर्किंग फॉर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। जो व्यक्ति हैं वो कंपनी, उनका जो काम करने का तरीका है वो सारा का सारा म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और कंपनी के लिए वो एक ही कॉमन इंटरेस्ट उनका रहता है। अगर एबीसी पार्टनर है तो उनका एबीसी का अलग-अलग इंटरेस्ट नहीं होगा काम करने का। उनका इंटरेस्ट होगा फर्म के लिए, वो भी म्यूचुअल ट्रस्ट होगा। म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब है यहाँ पे सारे मिलकर फर्म के लिए काम करेंगे, अपने-अपने लिए काम नहीं करेंगे। और हर पार्टनर की लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है कि बिजनेस का स्वामी बिजनेस से अलग होता है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होंगे उनको ही रिस्क बेयर करना पड़ता है और लीगली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में प्योरली एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह उसको माना गया है। उसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, जिस तरह से कंपनी के मेंबर्स या कंपनी अलग होती है, ऐसा नहीं है। मिनिमम एंड द मैक्सिमम मेंबरशिप, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है और एज़ पर द एक्ट ऑफ 2013, 2013 कंपनी एक्ट के तहत
अब पार्टनरशिप जो है मैक्सिमम नंबर जो पार्टनरशिप के 100 रहेंगे और मिनिमम 2 रहेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कोई भी नया पार्टनर ऐसे ऐड नहीं हो सकता है पार्टनरशिप में या नहीं आ सकता है। ये डिपेंड करता है ऑन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। अगर अदर पार्टनर इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, तभी न्यू पार्टनर एंटर होगा, अदरवाइज कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर नहीं होगा। शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, सो बिजनेस का जो शेयरिंग प्रॉफिट है वो एक रेशियो डिसाइड हो सकता है, मतलब म्यूचुअली यहाँ पे डिसाइडेड होता है, या जो बिजनेस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं वो बनते हैं, उसके ऊपर जो है वो डिवाइड होगा। सो बिजनेस इज कैरिड ऑन शेयर्स प्रॉफिट नॉट टू द लॉस, यानी बिजनेस जो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, लॉस के लिए नहीं करते, लेकिन जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट डिवाइड होता है अमंग द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर हैं उनमें प्रोपोर्शन में वो प्रॉफिट डिवाइड होगा। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी डिवाइड होता है, लेकिन लॉस जो है दे कैन बी बोर्न इन द रेशियो, वो रेशियो में डिवाइडेड होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो जितने भी पार्टनरशिप में आते हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, लीगली पार्टनरशिप एंड हो जाती है जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, पर जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस जो मतलब डेथ या फिर वो डिपेंड करता है द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप या टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप किस तरह की है। अगर जो रिमेनिंग पार्टनर अगर पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि जब भी पार्टनरशिप है वो किस तरह से क्रिएट होती है। एसोसिएशन ऑफ द 2 या मोर पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और पार्टनरशिप करने के लिए बिजनेस का होना ज़रूरी है। विदाउट बिजनेस कोई पार्टनरशिप नहीं होगी, और जिस भी बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर किया जाता है प्रोपोर्शंस में अमंग द जितने भी हमारे पार्टनर्स रहते हैं। और म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि एक व्यक्ति सबके लिए काम कर सकता है और सब फर्म एक मतलब एक दूसरे के लिए काम करेंगे। एजेंट जो है वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकता है और प्रिंसिपल के बिहाफ पे भी यहाँ काम होता है, मतलब सारे जो भी एक व्यक्ति ने काम किया है उसके लिए सारे के सारे व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होंगे, पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ 2 या मोर पर्सन, तो अभी मैंने कहा कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 100 रहते हैं एज पर द कंपनी एक्ट 2013। सो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, और 2 व्यक्ति नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, तो इनका होना ज़रूरी है। एंड वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हैं, सिर्फ वही पार्टनर होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं हैं, उनको हम पार्टनर्स नहीं मानते हैं। एग्रीमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होते हैं? जो लिखित या बोलकर किए जाते हैं। इम्प्लाइड बिहेवियर जो कंडक्ट ऑफ लॉ या फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो एग्रीमेंट दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो विदाउट बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होती है। पार्टनरशिप करने के लिए बिजनेस का होना ज़रूरी है। बिजनेस जो है कोई ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि बिजनेस सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगा, वो किसी भी प्रकार का बिजनेस हो सकता है, लेकिन विदाउट बिजनेस पार्टनरशिप नहीं चलेगी। बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सो पार्टनरशिप में जो भी व्यक्ति आता है वो अपनी कैपिटल लगाता है और ये उम्मीद करता है कि उसको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को वो आपस में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी हमें एक्सेस रिटर्न होता है अपने बिजनेस से वो प्रॉफिट का हिस्सा माना जाता है, और उसको हम शेयर्स करते हैं इन्वॉल्विंग टू द लॉस आल्सो, मतलब जितना भी लॉस होगा वो भी डिवाइड होता है, प्रॉफिट होता है वो भी डिवाइड होता है। तो प्रॉफिट एक बिजनेस का पार्टनरशिप का एक एसेंशियल एलिमेंट है और उसको भी शेयर्स किया जाता है। ज़रूरी नहीं प्रॉफिट को शेयर्स करना एसेंशियल्स है, ज़रूरी नहीं कि लॉस को भी शेयर्स किया जाए, बट इट्स ओपन टू वन एंड मोर पार्टनर टू बियर ऑल द लॉसेस ऑफ द पार्ट बिजनेस। यहाँ पे फिर भी जो भी लॉस होंगे वो एक या फिर एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा बियर किया जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट जो है द एसेंशियल एलिमेंट इन द पार्टनरशिप कि वो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो उसमें डिवाइडेड होगा। अगर बात करें हम कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट सर्टेन टेस्ट, मतलब कितना शेयरिंग होगा वो फिक्स नहीं होता है। दे डिपेंड अपॉन द पार्टनरशिप डीड एंड द म्यूचुअल एग्रीमेंट, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो डिवाइडेड होगा। एंड जब भी जो भी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन या स्पेसिफिक सम यहाँ पे फिक्स नहीं होता, लेकिन कभी-कभार कैपिटल रेशियोज़ के ऊपर डिवाइड होता है, कभी-कभार जितना भी पार्टनर कैपिटल जिन्होंने इन्वेस्ट जितनी की है वो उस हिसाब से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि ए एंड बी बाई 100 बेल्स ऑफ द कॉटन, दे एग्री टू सेल देयर जॉइंट अकाउंट।
एंड ईच पार्टी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली। तो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है ए एंड बी, अगर फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड करेंगे 1:1 में। अगर 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो 25,000 डिवाइड करेंगे। तो पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना ज़रूरी है। म्यूचुअल एजेंसी, तो मैंने पहले भी कहा कि व्यक्ति जो है यहाँ पे कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि बिज़नेस सबके द्वारा चलाया जा सकता है। एक व्यक्ति सबके लिए जो है वो काम कर सकता है। मतलब म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे होती है। एंड ईच पार्टनर इज़ एजेंट टू द अदर पार्टनर। जब भी कोई व्यक्ति काम करेगा किसी के बिहाफ के लिए एजेंट के तौर पे, तो सारे के सारे पार्टनर उसके लिए लायबल होंगे, उस काम के लिए लायबल होंगे। जैसे एबीसी पार्टनर है, एक कहीं पे जाके एग्रीमेंट कराता है और उस एग्रीमेंट में लॉस होता है, तो वो लॉस जो है वो एबीसी तीनों को ही बेयर करना पड़ेगा, लायबिलिटी तीनों को ही देनी पड़ेगी। सो ईच पार्टनर इज़ ए एजेंट एंड बाइंडिंग द अदर पार्टनर हू हैज़ हिज प्रिंसिपल, ईच पार्टनर अगेन ए प्रिंसिपल। तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे एजेंट जो है वो दूसरे के लिए भी एजेंट है, और हर पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी है, क्योंकि रिस्क जो है वो सबको ही बेयर करना पड़ेगा। तो जब भी कोई काम होता है ये म्यूचुअल एजेंसी में, एजेंसी के तहत कोई भी एजेंट कोई काम करता है, तो सारे के सारे व्यक्ति जो है उस काम के लिए बॉन्ड हो जाते हैं, लायबल हो जाते हैं। So, what is essential is that partner who conduct the business of firm not only act for himself but to act to the other। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में काम कर रहा है, वो अपने लिए ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरों के लिए भी काम वहाँ पे माना जाता है। और जो लोग होंगे, मतलब जो भी पार्टनर हैं, वो प्रिंसिपल एजेंट की तरह यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं। लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज एक्सटेंशन टू लॉ ऑफ एजेंसी। एवरी पार्टनर इज लाइबल टू एक्ट टू अदर, यानी कि जो व्यक्ति एक एजेंट जो है वो दूसरे के लिए लाइबल होगा। लाइबल का मतलब ये है कि जो भी काम पार्टनर कर रहा है, वो एक दूसरे उस काम के लिए सारे के सारे बॉन्ड हो जाएंगे, और उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड एक्सटेंड होती है। यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, तो वो अनलिमिटेड बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिट ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि उसके पार्टनरशिप के क्या-क्या बेनिफिट हैं। फर्स्ट आता है बेटर रिसोर्सेज। पार्टनरशिप में बेटर रिसोर्सेज फंड मिल जाते हैं कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर एक सिंगल बिजनेसमैन चलाता है, तो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते जितने आपस में 2-3-4 लोग मिलकर ले सकते हैं। लार्ज स्केल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब है कि जो बेनिफिट है या प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के बेनिफिट है, वो ज़्यादा मिलते हैं पार्टनरशिप को, यानी बिगेस्ट बिजनेस यहाँ पे हम कर सकते हैं, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो इसमें बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिलते हैं। बेटर मैनेज योर टैलेंट, यहाँ पे पार्टनर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो सब में अपना अपना टैलेंट है। कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट होगा, कोई फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा, तो उसमें मैनेजर स्किल अच्छी निकल के आती है। एंड डिफ्यूज द रिस्क, सोल प्रोप्राइटर में सिंगल व्यक्ति ही सारे के सारे रिस्क को वॉन करता है, जबकि पार्टनरशिप में रिस्क जो है वो डिवाइड होता है। ईजी फॉर्मेशन, पार्टनरशिप जो चलाना या फिर रन करना ईजी है कंपेयर टू द कंपनी। बेटर डिसीजन मेकिंग, मतलब एक से भले दो, यानी कि यहाँ पे अगर एक व्यक्ति का दिमाग उतना चलेगा, अगर 2-3 लोग होंगे तो उनकी स्पेशलाइजेशन से चीज़ें जो जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। अगर कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट है, प्रोडक्शन का एक्सपर्ट है, ट्रेडिंग का एक्सपर्ट है, तो वो बेटर डिसीजन ले सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उसके कंपैरिजन पार्टनरशिप फर्म जो फ्लेक्सिबल होती है, कंपनी के कंपैरिजन किया जाए तो कंपनी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है कि सडनली ओपन की या बंद कर ली। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में न्यू अपॉर्चुनिटी को हम जल्दी गेन कर सकते हैं। टैक्स एडवांटेजेस मिलता है, तो टैक्स रेट जो है वो कंपेयर टू द कंपनी लो रहता है, क्योंकि कंपनी के टैक्स रेट ज़्यादा रहते हैं और पार्टनरशिप के कम होते हैं। अब बात करते हैं हम लिमिटेशन की। लिमिटेशन ऑफ द पार्टनरशिप, फर्स्ट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि पार्टनरशिप कितना टाइम चलेगी वो फिक्स नहीं है। किसी की डेथ, रिटायरमेंट या बैंकरप्टी, सॉल्वेंसी होने पे पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, तो वो फिक्स नहीं होती। रिस्क ऑफ द इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी कि जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसका रिस्क बना रहता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर इफ द ट्रू दैट लाइक दैट सोल प्रोप्राइटर ईच पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट हिज लायबिलिटी मे बी अराइज नॉट ओनली फ्रॉम द ऑन एक्ट टू द अदर एक्ट, यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी की बात हमने पहले की कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए बॉन्ड होगा, तो जो लायबिलिटी है अगर किसी के थ्रू अराइज हो रही है, तो दूसरे व्यक्ति भी उस लायबिलिटी के लिए बॉन्ड हो जाएंगे।
तो रिस्क बना रहता है। पॉसिबिलिटी ऑफ द कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे दो से ज़्यादा लोग हैं तो आपस में ही इनके मतलब इनके बिहेवियर एटीट्यूड की वजह से कन्फ्लिक्ट बना रहता है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे थोड़ा लेट होती है कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। एंड डिफिकल्टी इन विदड्रॉ फॉर द फर्म, यानी कि जब आप फर्म ने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं, तो उसको विदड्रॉ करना, वापस करना थोड़ा टफ रहता है। लैक ऑफ द इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस, यहाँ पे जो पार्टनरशिप के जो सीक्रेट हैं वो ज़्यादा लीक हो जाते हैं क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों में साझा हो जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बना रहता है। नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम रहती है डिफ़िकल्टी ऑफ द एक्सपेंशन, यानी पार्टनरशिप को अगर आपको एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, मॉडर्नाइज़्ड करना है, न्यू जगह पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा यहाँ फंड की दिक्कत रहती है। और क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनरशिप की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी तक पेबल रहेगा, ठीक है? अपनी पर्सनल लायबिलिटी तक वो पेबल रहेगा। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो सेवरल या फिर जॉइंट हो सकती है। सेवरल का मतलब है कि रेशो के हिसाब से जो है लायबिलिटी हो सकती है, कौन व्यक्ति कितना लायबल करेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी से कितना देगा। जॉइंट लायबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने डेट को पूरा नहीं कर पाता है, नहीं दे पाता, तो उसका डेट अदर पार्टनर्स को देना पड़ेगा। लैक ऑफ द कंटिन्यूटी, यानी कि डेथ या फिर इस पार्टनरशिप के नेचर के ऊपर आप जब पार्टनरशिप एंड हो जाती है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, तो कंटिन्यूटी यहाँ पे फिक्स नहीं रहती। हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ द पार्टनर। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर कौन-कौन से पार्टनर हैं? एक्चुअल एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर जिसको डोरमेंट पार्टनर कहते हैं, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग ऑट, माइनर पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर एंड सब पार्टनर। तो वन बाय वन हम इनको अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन आता है आपका एक्टिव, एक्चुअल एंड ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव इसके नाम से ही क्लियर है, एक्टिव पार्टनर जो कंपनी के काम में ज़्यादा मैनेजमेंट में काम करते हैं या मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो कंपनी के अफेयर में काम करते हैं और फुली वो मैनेजमेंट में एक्टिव होते हैं। और एक्टिव पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है फॉर द डेट ऑफ द फर्म। एंड टू एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एक्टिंग पार्टनर म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम के लिए बॉन्ड अप हो जाता है, यानी म्यूचुअल एजेंसी उनमें क्रिएट होती है। एक व्यक्ति सबके लिए और सब व्यक्ति जो है वो एक के लिए मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एक व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे एक्टिव एंड एक्चुअल पार्टनर्स की कैरेक्टर्स ये होते हैं। स्लीपिंग डॉर्मेंट पार्टनर या साइलेंट पार्टनर, उसकी बात करें तो ऐसे पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कंपनी के अफेयर में काम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट वो कैपिटल भी लगाते हैं, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट भी करते हैं। जो प्रॉफिट है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी रहती है, लेकिन ये डे टू डे एक्टिविटी बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो एक्टिव पार्टनर होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करते हैं, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते और डे टू डे एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होते हैं? नॉमिनल पार्टनर लैंड हिज नेम इन द बेनिफिट ऑफ द फर्म, ऐसे व्यक्ति जिनका नाम फर्म में यूज किया जाता है ताकि फर्म को बेनिफिट हो। नॉमिनल पार्टनर किसी तरह की कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट नहीं करते, ना ही वो प्रॉफिट में से कोई हिस्सा लेते हैं, ना ही वो मैनेजमेंट में काम करते हैं, बट उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होते हैं। सो नॉमिनल पार्टनर की ये कैरेक्टर्स हैं, ना तो वो मैनेजमेंट में काम करते हैं, ना वो कैपिटल लगाते हैं, ना वो प्रॉफिट शेयरिंग का कोई रेशियोज लेते हैं, ना वो मैनेजमेंट में काम करते हैं, बट वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होते हैं क्योंकि उनका नाम से फर्म चल रही होती है इसलिए। पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है? जो अपने बिहेवियर से शो करता है कि वो पार्टनर है, वो पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है। So partner by a stopper is not a actual partner but behave that as a manner by mistake to be partner to the third party. थर्ड पार्टी ये मान के चलती है कि वो फर्म का पार्टनर है, तो उसको पार्टनर बाय एस्टॉपल कहते हैं और वो पार्टनर बाय एस्टॉपल थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा, ठीक है, अप टू द एक्सटेंड क्रेडिट टू द फर्म।
मतलब थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा। ना तो वो कैपिटल लगाता है, ना वो प्रॉफिट में से कोई हिस्सा लेता है, ना ही वो मैनेजमेंट में काम करता है। बट वो जो थर्ड पार्टी है वो ये मान के चली है कि वो पार्टनर है उस फर्म का। अगर थर्ड पार्टी उसके साथ इस बिहाफ से काम कर रही है फर्म से कि वो उसका पार्टनर है इसलिए आ रही है, तो वो व्यक्ति उस थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब यहाँ पे बात करेंगे हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ए पर्सन मे रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एंड ओनली परमिट हिम टू रिप्रेजेंट एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म। ऐसा व्यक्ति जो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, सो पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ और ए पार्टनर शैल बी लायबल टू पार्टनर ऑब्लिगेशन क्रिएटेड ऑन द मिस रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से वो मतलब अपने आप को वहां पे शो ऑफ कर रहा है। मतलब उसको किसी भी पार्टनरशिप के जो राइट होते हैं वो नहीं मिलते हैं। अगर वो अगर वो absence of Daniel, he is considered as a partner, he is liable for the responsible of the act। अगर उसको पार्टनर भी हम मतलब कंसीडर मतलब पार्टनर तो नहीं है लेकिन उसको हम पार्टनर कंसीडर कर रहे हैं, तो वो अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट इज नॉट अप्लीकेबल। किन किन केसेस में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट अप्लीकेबल नहीं होता है? इफ डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय पार्टनर। जहाँ पे किसी पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है तो होल्डिंग ऑफ पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एंड ए पर्सन देयरफॉर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल टू द misrepresentation of another simply because other person held himself he is a partner। तो अगर उसने मतलब किसी अदर पर्सन ने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की है उसके लिए भी उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता होल्डिंग आउट पार्टनर को। एंड ही डज नॉट एक्सटेंड टू बाइंड फादर डिसीज्ड पार्टनर। जिसकी डेथ हो गई है उसकी लाइबिलिटी के लिए वो बाइंड अप नहीं होगा। एंड ही डज नॉट अप्लाई वेयर द होल्डिंग और पार्टनर एजुकेटेड इंसॉल्वेंट। अगर होल्डिंग और पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो वो किसी चीज के लिए अप्लाई नहीं करेगा। तो ये जो पार्ट थे वो पार्टनर ऑफ होल्डिंग आउट के थे। हम बात करें हम माइनर पार्टनर की। माइनर वो होता है जिसकी एज 18 साल से कम होती है। और माइनर वैसे तो फुल फ्लैज कभी भी पार्टनर का हिस्सा नहीं हो सकता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन माइनर सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए पार्टनर हो सकता है। और वो लायबिलिटी भी उतनी ही उसकी एक्सटेंड होगी। उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, उसकी लायबिलिटी रहेगी अप टू द शेयर्स। जितने उसके शेयर्स हैं उतने तक ही उसकी लायबिलिटी रहेगी। एंड अटेनिंग मेजोरिटी ही हैज चूज वेदर ही कंटिन्यू टू द पार्टनर या नॉट। जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने पार्टनर रहना है या तो नहीं रहना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब पार्टनर की कि सब पार्टनर कौन होता है। वेयर ए पार्टनर एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन फर्म विद द थर्ड पर्सन। जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को थर्ड पर्सन के साथ शेयर करने के लिए एग्री होते हैं उसको सब पार्टनर कहते हैं। सब पार्टनर की फर्म के प्रति कोई ड्यूटी एंड राइट्स नहीं होते हैं। और ही डज नॉट कैरी एनी लायबिलिटी टू द डेट ऑफ द फर्म। फर्म के जितने भी उधार होंगे उसके लिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, ना ही वो पार्टनर के किसी एक्ट के लिए लायबल होगा। तो सब पार्टनर कौन है? फर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ जब प्रॉफिट शेयर करती है उसको सब पार्टनर कहते हैं। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? जो जनरल पब्लिक में उसका नाम नहीं होता है और वो कंपनी में कैपिटल में हिस्सा तो लगाता है, मैनेजमेंट में भी एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट शेयरिंग मतलब प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करता है। सीक्रेट पार्टनर टेक एक्टिव पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है। एंड द सीक्रेट पार्टनर कैरी बिजनेस एक्टिविटी ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर। अदर पार्टनर के बिहाफ पे वो काम करता है एंड वो अदर पार्टनर के लिए भी एक्टिवली बॉन्ड होता है, मतलब म्यूचुअल एजेंसी भी इसी के साथ रहती है। लेकिन सीक्रेट पार्टनर मतलब हिडन रहता है, मतलब जनरल पब्लिक को उसका नाम पता नहीं रहता। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ड्यूरेशन और लायबिलिटी के आधार पे अलग अलग हैं। अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की तो 3 प्रकार के हैं। एक पार्टनरशिप एट विल, पार्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप बाय टाइम। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है?
जहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो फिक्स नहीं रहती। देयर इज़ नो प्रोविज़न टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। जहाँ पे ड्यूरेशंस फिक्स नहीं रहती हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप एट विल कहते हैं कि जहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपकी पार्टनरशिप कितने टाइम तक चलेगी, कोई प्रोविज़न नहीं है। जहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, डेफ़िनिट डेट नहीं होती है कि कब टर्मिनेट होगी एंड जो है वो डेथ, रिटायरमेंट इस तरह की एक्टिविटी भी पार्टनरशिप को इफ़ेक्ट नहीं करती है, उसको पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टिकुलर पार्टनरशिप फ़ॉर्म की जाती है फॉर पार्टिकुलर वेंचर, यानी कोई पार्टिकुलर काम करने के लिए फ़ॉर्म की जाती है। जब वो काम खत्म हो जाता है तो ये पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। उसको पार्टनरशिप बाय पर्पस भी कहते हैं कि मतलब किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनेगी। जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा, पार्टनरशिप के खत्म हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। पार्टनरशिप बाय टाइम, ऐसी पार्टनरशिप वो पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, जैसे 2 साल, 5 साल के लिए ड्यूरेशंस के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो। ये फिक्स इसमें इस पार्टनरशिप में फिक्स पीरियड होता है, उतने के लिए पार्टनरशिप की जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें, 2 डॉक्टर आपस में मिलकर कोई केस को परफ़ॉर्म करेंगे या कोई सर्जरी करेंगे, वो पार्टनरशिप बाय पर्पस होगा या पार्टिकुलर पार्टनरशिप इसको कहा जाएगा। एंड पार्टनरशिप जो है किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप कर रहे हो, तो कोई बिल्डिंग बनाने के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, ये भी पार्टिकुलर पार्टनरशिप होगी। ओके? तो यानी कि पार्टनरशिप एट विल, जिसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कब तक चलेगी, पार्टिकुलर पार्टनरशिप जहाँ पे किसी पर्पस के लिए पार्टनरशिप होती है एंड पार्टनरशिप बाय टाइम जहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स रहता है। हम बात करते हैं नेचर एंड द डिग्री या लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप की। तो जनरल पार्टनरशिप क्या रहती है, जिसमें इक्वल लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिसमें म्यूचुअल एजेंसीज होती हैं और जितने भी पार्टनर है वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं डेट एंड ऑब्लिगेशंस की पे करने के लिए। इंडिविजुअल पार्टनर सबके लिए बाइंड अप होता है, सब मतलब म्यूचुअल एजेंसी की जहाँ मैंने बात की, तो ये जनरल पार्टनरशिप होती है जो नॉर्मल पार्टनरशिप लोग करते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? वैसे तो लिमिटेड पार्टनरशिप अलाउ टू अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे जो लिमिटेड पार्टनरशिप है उसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, लेकिन कुछ कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड रहेगी। ओके, लेकिन बाकियों की क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द वन पार्टनर वेयर द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड, यानी कि ऐसी पार्टनरशिप जिसमें एक व्यक्ति की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लेकिन बाकियों की क्या होगी? लिमिटेड होगी। So continuity of limited partner does not affect to the death and insolvency of the partner with the limited liability। अगर जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो वो उसकी पार्टनरशिप डेथ से या इंसॉल्वेंसी से प्रभावित नहीं होगी। एंड लिमिटेड पार्टनर डू नॉट हैव राइट टू द मनीज ऑफ द बिजनेस एंड अफेयर एंड नॉट टू वांट टू द अदर। जो लिमिटेड पार्टनर्स होंगे, ना वो बिजनेस में मैनेज करेंगे, ना तो वो दूसरे पार्टनर्स के लिए वाइंड अप होंगे, मतलब दूसरे पार्टनर के लिए वो लाइबल होंगे, और ऐसी पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। अब डिफरेंस की बात करते हैं हम। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या अंतर होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप जहाँ पे अकेला व्यक्ति बिजनेस को चलाता है, पार्टनरशिप जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस को चलाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, जबकि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति होता है, जबकि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, जबकि पार्टनरशिप की वॉलंटरी एंड ऑप्शनल है। सोल प्रोप्राइटरशिप में मिनिमम नंबर 1 होता है और पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली एक व्यक्ति मैक्सिमम रहेगा, जबकि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 100 लोग हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है एंड पार्टनरशिप की लायबिलिटी यहाँ पे सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप की डिसीजन मेकिंग की बात करें तो यहाँ पे फटाफट डिसीजन मेकिंग हो जाता है, जबकि पार्टनरशिप में डिसीजन लेने में थोड़ी देरी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप की ड्यूरेशन की बात करें तो वो निश्चित नहीं रहती, अनसर्टेन है, लेकिन पार्टनरशिप में जो है वो पार्टनरशिप आपकी एट टाइम के ऊपर डिपेंड हो सकती है, कैपेसिटी के ऊपर कि कितने साल करनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉफिट है वो सिंगल को ही बेयर करना पड़ता है, जो भी लॉस है, और पार्टनरशिप में आपस में डिवाइड होता है रेशियो के हिसाब से।
सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेट बना रहता है, जबकि पार्टनरशिप में सीक्रेट इतना नहीं बना रहता। फाइनेंस की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कम फाइनेंस लिमिटेड रहता है, जबकि यहाँ पे रेजिंग टू कैपिटल हाई रहता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड द जॉइंट हिंदू फैमिली। पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर कोई काम करते हैं उसको पार्टनरशिप कहते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली में फैमिली बिजनेस है, जो जो फैमिली कंडक्ट करती है उसको जॉइंट हिंदू फैमिली कहते हैं। पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू काम मतलब लिया जाता है, और जॉइंट हिंदू फैमिली जॉइंट टू हिंदू लॉ उसमें अप्लीकेबल होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड जॉइंट हिंदू फैमिली लॉ। ओके। पार्टनरशिप फर्म में जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 होंगे, और जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई लिमिट नहीं है। जो भी व्यक्ति जो है उसमें वॉर्न हो रहा है, मतलब जन्म ले रहा है, वो जन्म से ही उस फैमिली का हिस्सा होगा। पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर मिलकर मैनेजमेंट करते हैं, जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता जो है वो की मैनेजर होता है। पार्टनरशिप फर्म में माइनर सिर्फ बेनिफिट के लिए एडमिट होगा, अदरवाइज वो पार्टनर नहीं होगा। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में माइनर जो है वो जन्म से ही मेंबर बन जाता है, मेल मेल जन्म से ही मेंबर बन जाता है। पार्टनरशिप एक्ट में 1932 अप्लाई होता है, जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली में हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली में सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी जो को पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी आपकी लिमिटेड रहती है, मतलब बाकी जो मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। डिसोल्यूशन की बात करें तो पार्टनरशिप में जो किसी की डेथ होने पर, इंसॉल्वेंसी पे होने पर फर्म जो है डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट जो है वो एट विल है तो जरूरी नहीं कि आपकी पार्टनरशिप जो है वो खत्म होगी। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में किसी की डेथ या होने पे या जन्म होने पे किसी तरह का जॉइंट हिंदू फैमिली खत्म नहीं होती। एडमिशन ऑफ द पार्टनर, सो नो पर्सन कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर्स, यानी कि पार्टनरशिप में कोई नया व्यक्ति नहीं आ सकता, उसके लिए बाकियों की परमिशन लेना जरूरी है। जॉइंट हिंदू फैमिली में जन्मजात से ही व्यक्ति जो है वो उस फैमिली का हिस्सा बन जाता है, मैरिज या अडॉप्शन के कारण के साथ भी, एंड वहाँ पे किसी की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं रहती है। राइट ऑफ फीमेल की बात करें तो पार्टनरशिप में वुमेन जो है वो पार्टनर बन सकती हैं, उसको सेम राइट रहते हैं मेल की तरह। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेल मेंबर्स ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं मेंबरशिप के लिए। लेकिन हिंदू लॉ सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति मेल की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है, फीमेल है, दे टेकिंग टू द इंटरेस्ट, है ना, उसको जो है को परसेंसर इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हो जाता है उसकी, मतलब सामने वाले व्यक्ति की डेथ के बाद। इम्प्लाइड एजेंसी की बात करें तो एवरी पार्टनर हैज टू इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब एक दूसरे के लिए वो बॉन्ड होते हैं। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दिस राइट रेस्ट विद द कर्ता ओनली, मतलब सिर्फ कर्ता एक दूसरों के लिए इम्प्लाइड अथॉरिटी कर्ता के लिए एप्लीकेबल होती है, बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक पार्टनरशिप का। नेक्स्ट हम पार्टनरशिप एक्ट को ही कर रहे हैं, फर्दर डिस्कस करेंगे। तो पेपर में टाइप ऑफ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप दोनों आते हैं, आप जरूर इसको स्टडी करें।